जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। आज नंबर है मिथुन राशि के जातकों का। मिथुन राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके जून महीने में उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके धन आगमन, धन संचयन, कैरियर, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभ में बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि के आधार पर बना हुआ है, उसी के आधार पर इसको देखें। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में 3 नंबर पर अगर चंद्रमा विराजमान है तो आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक सरसरी निगाह डालेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, ग्रहों ने क्या फील्डिंग सजाई है आपके लिए जून महीने में। तो आपके एकादश स्थान पर 1 जून को मंगल विराजमान हो जा रहे हैं और एकादश स्थान का स्वामी एकादश स्थान पर ही विराजता है तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, लाभेश लाभ स्थान पर। आगे बढ़ते हैं तो सूर्य आपके 15 जून तक यही विराजमान रहेंगे और 15 जून के बाद वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि पर आ जाएंगे, यहाँ पर 16 जुलाई तक रहेंगे। शुक्र 12 जून तक द्वादश स्थान पर ही विराजमान रहेंगे, अपनी ही राशि पर रहेंगे, लेकिन 12 जून के बाद आ जाएंगे आपके लग्न पर, उसके बाद पूरे महीने यही रहेंगे। बुध 14 जून तक यहाँ विराजमान रहेंगे और 14 जून के बाद बुध भी मिथुन राशि पे अपनी ही राशि पर आ जाएंगे और यहाँ पहुंचते ही वो बना देंगे भद्र पंच महापुरुष राजयोग। बहुत ही शानदार राजयोग है मिथुन राशि के जातकों के लिए। भद्र पंच महापुरुष राजयोग 14 जून के बाद से लगातार बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके द्वादश स्थान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो लंबे समय तक विराजमान रहेंगे और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान पर, आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान पर विराजमान होंगे। थोड़ा सा इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, उससे कैसे निकलेंगे उस पर भी चर्चा लगातार करता रहूंगा। आपका द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ स्थान पर केतु है, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम स्थान खाली है और 9वें स्थान पर शनिदेव भाग्य स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर विराजमान है, लंबे समय से विराजमान है, 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और भी लंबे समय तक ही विराजमान रहने वाले हैं। महाधन महाभाग्यशाली योग बना करके बैठे हुए हैं। राहु आपके 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। कहा जाता है जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में, लेकिन ये अर्ध सत्य है, उसकी भी चर्चा करेंगे। मंगल की बात हो चुकी है, प्रारंभ ही हमने वहां से किया था। अब आइए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, फल क्या होगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे उनके हेल्थ की पोजीशन, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नियामत, तंदुरुस्ती ही सब कुछ है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। यदि वो स्वस्थ नहीं रहा तो बहुत धन घर में विराजमान हो, बहुत सुख संपदा घर में हो, तो क्या उसका लाभ आप ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हेल्थ की स्थिति महीने के पहले तक, आधे महीने के पहले तक थोड़ी सी समस्या कारक है। पेट जन्य विकार हो सकते हैं, आपको पेट में समस्या हो सकती है। दूसरी बात, पैर में चोट लगने की भी संभावना आपको लगातार बनी हुई है। कब तक? 15 जून तक, जब तक कि सूर्य आपके द्वादश स्थान पर विराजमान है। आंखों संबंधी समस्या हो सकती है, दांतों के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो इतनी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको छोटी मोटी ही है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। 15 जून के बाद सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य को आपको देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि 2025 तक, मई 2025 तक सूर्य की गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो फलता अपने लीवर को, अपने पेट को बहुत संभाल कर रखना है। आहार विहार पर नियंत्रण हो, जो खाने योग्य हो वही खाएं और जितना खाना हो
उतना ही खाएं जितना आवश्यक हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी और कहीं से कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही। थोड़ा सा क्रोधाधिक्य हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की संभावना हो सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। यद्यपि अपने ही घर पे पड़ेगी, फिर भी सावधान रहने से लाभ रहेगा। अब आते हैं धन की स्थिति। तो पहले तो देखेंगे धनागमन। तो धनागमन तो जबरदस्त, क्योंकि आपके एकादश स्थान के स्वामी मंगल हैं और यहीं पर विराजमान हो गए, और यहां पर विराजमान होकर के वो एकादश स्थान के भाव को बल प्रदान कर दे रहे हैं। फलतः प्रमोशन अगर आपका ड्यू था, मिथुन राशि के जातकों का प्रमोशन होना बिल्कुल तय हो जा रहा है, और लंबे समय तक यहां विराजमान रहेंगे। 12 जुलाई तक रहने वाले हैं, पूरे महीने और आधे महीने जुलाई तक, 12 जुलाई तक। तो बहुत अच्छा फल यहां पर आपको प्रदान करेंगे। धनागमन के एक से अधिक मार्ग आपके हो सकते हैं। प्रमोशन मैंने पहले बताया, प्रमोशन आपका हो सकता है। नई नौकरी आदि की संभावना प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। हायर एजुकेशन, अगर आपका कहीं कोई फंसा हुआ था तो हायर एजुकेशन पे डिग्री वगैरह अवार्ड करवाएंगे यहाँ पर आपको। और ये मंगल आपके धन के जो मार्ग हैं, यदि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित है, ठेकेदारी से संबंधित है, आपका कैरियर, तो वहां से अत्यधिक लाभ देते हुए दिख रहे हैं। आप नौकरी में हैं, पुलिस सेवा में हैं, मिलिट्री में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो उस सब के लिए ये मंगल उन्नति कारक है, प्रमोशन कारक है, आय के मार्ग को बढ़ाने वाला है। कई तरफ से धनागमन की स्थिति बनती हुई दिख रही। अब देखते हैं क्या धनागमन धन संचयन में बदलेगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि 6 जून से देवगुरु बृहस्पति यद्यपि आपके द्वादश स्थान पर हैं, फिर भी वो जब रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे 6 जून के बाद, तो वह रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा गुरु का उच्च राशि है, और वो चंद्रमा आपके धन स्थान के स्वामी हैं। तो 6 जून के बाद में धन संचयन की संभावना को प्रबल कर देंगे। धन संचयन होता हुआ यहां से दिख रहा, तो धनागमन भी होगा, धन संचयन भी होगा। लेकिन वर्तमान समय की यदि हम बात करें, तो व्यय के अधिक से आप परेशान हैं। खर्चे आपके बढ़े हुए मिथुन राशि के, रोज के रोज नए खर्चे आ जा रहे हैं। ऋण लेने की नौबत आ सकती है आपको, और ऋण लेकर के ऋण चुकता करने की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो फलतः खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके व्यय स्थान पर 4 ग्रहों का जमावड़ा है। कुछ शुभ फल देंगे। शुक्र जिसमें सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करता हुआ दिख रहा है, वैदेशिक कार्यों से विदेश से जुड़कर लाभ कमाता हुआ दिख रहा है। मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, घर से दूर रहकर, ज्यादा दूर रहकर काम कर रहे हैं, वहां के लिए शुक्र अच्छा है। लाभ तो करा रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है, लेकिन उन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं में आप खर्च भी अधिक करेंगे। मैटेरियलिस्टिक लाइफ के सबसे ज्यादा प्लेजर के चक्कर में आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। तो वो शुक्र वहां पर अच्छाई तो दे रहा है, लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़ाया हुआ है। उन खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके पहले शुक्र के गोचर में जो हमने बताया था, वो क्या करें? कच्चे दूध को पानी में डाल करके, 1 कप कच्चा दूध पानी में डाल करके आप स्नान करते रहे नित्य। और बृहस्पतिवार को कच्चा दूध में डाल करके हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, ध्यान रखें बस इन चीजों का, हल्दी डाल करके स्नान करिएगा। तो सप्ताह के 6 दिन आप कच्चा दूध डालकर स्नान करिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन हल्दी डालकर स्नान करेंगे तो आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। चावल का भी दान करिए, आप खड़े चावल का दान करते हैं बिना टूटा हुआ देवी मंदिर में, बहुत अच्छा है। श्री सूक्त का पाठ भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, ताकि आपके खर्चे रुके, धनागमन भारी मात्रा में हो सके। हनुमान चालीसा का भी पाठ आपके लिए मंगल के कुछ दुष्प्रभाव, जो नेगेटिव इफेक्ट आपके पड़ेंगे, उस पर लाभ देंगे। क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि जब आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, पराक्रम को बढ़ा देगी, लेकिन भाई बहनों से मतभेद करा देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो धनागमन खूब होता हुआ दिख रहा है। व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। व्यय पर नियंत्रण होते ही आपके बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऋण देने और ऋण लेने दोनों से बचना होगा आपको। ना तो ऋण दें ना तो ऋण लें, कि दोनों स्थितियों में नुकसान आपका होने वाला है। अब आते हैं आपके शिक्षा और संतान पर। तो ऐसे मिथुन राशि के जातक जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए
12 जून का समय मन के भटकाव वाला होगा। 12 जून तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका मन विषयासक्त होगा, भोग वृत्ति बढ़ेगी, तो उस पर अंकुश लगाएं। लेकिन 12 जून के बाद जब शुक्र आपके लग्न स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, पढ़ाई में मन पुनः लगना शुरू हो जाएगा और माइक्रो मैनेजमेंट, अपनी शिक्षा का माइक्रो मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। सूक्ष्म चीजों का निरीक्षण कर पाएंगे कि कहाँ हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कहाँ से हम इसको मैनेज कर लें तो हमारी शिक्षा और बेहतर हो जाए, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए और हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें। तो ये चीज 12 जून के बाद आपके जीवन में घटना शुरू होगी। प्रेम जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है 12 जून के बाद का समय। अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो वो परिणामदायक होगा। विवाह आदि की संभावना आपकी बनेगी मिथुन राशि के जातकों की 12 जून के बाद। जो लोग अविवाहित हैं उनकी विवाह की संभावना बनेगी और दूसरे जो लोग प्रेम जीवन में हैं और वैवाहिक संबंध में उसको बदलना चाहते हैं उसके लिए भी संभावना बनेगी। वैसे यदि गुरु को दृष्टिगत रह करके कोई प्रेडिक्शन करना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर विवाह संबंधी बातें टलती हुई दिख रही हैं, लेकिन जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे लग्न पर विवाह की संभावना बनेगी। उसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए विवाह कम से कम इस वर्ष तक तमाम अड़चने आती रहेंगी, परेशानी आती रहेंगी शादी जैसे मैटर पे। शिक्षा संतान हो गया, गृहस्थ सुख कमजोर होता हुआ दिख रहा है भाइयों बहनों। देखिए दो चीजें, बृहस्पति के गोचर से 6 जून के बाद में, अभी चूंकि अस्त थे तो उसका प्रभाव ज्यादा दिखा नहीं, 1 मई 2024 को गोचर किए हैं, द्वादश स्थान पर आए हैं आप, अभी तक लाभकारी स्थिति में थे, लेकिन 1 मई के बाद वो लाभकारी स्थिति देवगुरु बृहस्पति से आपको नहीं रह जाएगी और वो 2 भावों को नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से? आपके सप्तम स्थान को और आपके 10वें स्थान। तो जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकता है या जीवन साथी से दूर जाके रहना पड़े व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, उसके कारण से, या आपको अपने करियर के लिए, अपनी नौकरी आदि के लिए जीवन साथी से दूर रहना पड़े, दूरी दिखा रहा है यहाँ पर। दूसरी बात, करियर में थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आना, जहां नौकरी कर रहे हैं वहां बॉस आदि से ना पटना, कोई तमाम समस्याएं पैदा होना, कूटनीति का शिकार हो जाना मिथुन राशि के जातकों के लिए, ऑफिस की कूटनीति, ऑफिस में जो षड्यंत्र चल रहा है उसका शिकार हो जाना, षड्यंत्र का। लेकिन अब इस षड्यंत्र का उपाय क्या है? षड्यंत्र का उपाय षड्यंत्र से ही देना होगा, क्योंकि राहु बैठा है, कूटनीतिक बुद्धि जागृत रहेगी आपकी, तो उस कूटनीति से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब कूटनीति आपको भी करनी होगी, उसको बैलेंस करने के लिए जो आपके खिलाफ ऑफिस आदि में, आपके कार्य क्षेत्र में जो षड्यंत्र चल रहा है उसको बैलेंस कैसे करेंगे? कूटनीति से ही बैलेंस करेंगे। कूटनीति क्या? जो आपके विरोध जा सकते हैं उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करें, विरोधियों की चाल को नाकामयाब करें। और दूसरे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का निरंतर पाठ करें या दुर्गा कवच का पाठ करें, तो फिर आपका कार्य क्षेत्र ये अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, गुरु को कैसे बैलेंस करें? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मिथुन राशि के जातकों के लिए रामबाण है। तो गुरु चूंकि अच्छा फल नहीं देगा, पूरे 1 वर्ष अच्छा फल नहीं देगा, आपको किसी बड़े रोग के चपेट में भी ले सकता है। मिथुन राशि के जातक ध्यान से उसको सुनेंगे, किसी बड़े रोग के चपेट में इस वर्ष आपको ले सकता है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है और एकमात्र उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ना पाठ कर सके तो सुबह शाम सुने उसको, यूट्यूब पर कोई वीडियो तलाश ले, 10, 12, 15 मिनट का कोई वीडियो ले ले, उसको श्रवण करें। श्रवण करते समय कोई आप और काम ना करें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसको श्रवण करें। हृदय पर ध्यान करें, मस्तक आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, यहाँ पे ध्यान करके सुनिए, बाल बाका नहीं होगा, करियर में भी उन्नति होगी। विष्णु सहस्त्र नाम नया भाग्य रच देता है। मैं अपने 25-26 वर्ष के करियर का, जो हमारा ज्योतिष करियर है, उसका मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं। इसको करिए, बहुत जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। ये उपाय मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं ताकि बाद के लिए ना छूटे। तो ये हो गया आपके शिक्षा, संतान, करियर आदि की मैंने बात बताई। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, छोटी मोटी समस्याएं कुछ भी आए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि पता चलता रहे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 15 जुलाई के बाद, थोड़ा सा तू मैं बढ़ेगा आपस में, थोड़ा सा
एक दूसरे के प्रति मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रेम प्यार बढ़ाए रखें। शुक्र और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी, भद्र नामक पंचराज पुरुष की भी, पंच महापुरुष राज, इसका ये राजयोग जो बनेगा इसकी भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करते रहना है। तो सूर्य उतना कुछ डैमेज नहीं कर पाएगा, उतना कुछ नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन इतना तो ध्यान रखें आप कि आपका अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अहंकार न होने पाए, क्योंकि जब लग्न में सूर्य आता है तो अहंकार पैदा करता है, ईगो पैदा कर देता है। छोटी छोटी बातें आपको आहत कर सकती है, तो इसका आपका ईगो हर्ट हो सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ईगो के लेवल को नीचे रखेंगे, गृहस्थ जीवन हमेशा बहुत अच्छा रहेगा आपका। कुल मिलाकर के आपके मैंने भाग्य की स्थिति, भाग्येश आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ, तो शनि आपके भाग्य को लगातार बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। यहां से आपके तृतीय स्थान को, आपके एकादश स्थान को देखेंगे, मंगल पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर नया स्थान घर से देखेंगे, अच्छा ही करेगी। एकादश स्थान पर उनकी दृष्टि कुछ बुरा नहीं करेगी, अच्छा ही लाभ देगी, तो मंगल के साथ संयुक्त होकर के अच्छा फल देंगे। सातवीं दृष्टि मंगल की आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, तो पराक्रम आपको बढ़ाते, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत करने का एक जज्बा पैदा होगा। और 10वीं दृष्टि इनकी आपके वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, और यहां पर रोग ऋण शत्रु का समन कर रही है। तो शनि का गोचर बहुत अच्छा आपके लिए चल रहा है। मिथुन राशि के जातक को कोई ढैया नहीं, कोई 7.5 नहीं, फिलहाल बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करते रहें आप, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, मंदिर आप जाते रहिए, थोड़ा समय निकालते रहिए वहां पर, तो बहुत अच्छा ये गोचर आपके लिए जाएगा। वीडियो को समाप्त करने के पहले त्योहारों को जान लेते हैं, व्रत को जान लेते हैं। व्रत क्या है? अचला और अपरा एकादशी 2 जून को है। अचला और अपरा एकादशी एक ही एकादशी का नाम है, कहीं अचला लिखा जाता है, कहीं अपरा कहा जाता है। और अच्छा, एकादशी व्रत मैं हमेशा बताता हूं, इसको यहाँ पे लेने का मतलब यह है कि एक तो बहुत सारे लोग एकादशी व्रत रहते हैं, तो उसकी तिथियों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। दूसरी बात, जिसका चंद्रमा अच्छा नहीं है, जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं, संतान या तो है नहीं, या है तो अच्छी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसकी सबकी समस्या भी बनी रहती है। तो एकादशी बहुत रामबाण है इसके लिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत और एकादशी का व्रत। तो एकादशी महीने में 2 बार आती है। अब एकादशी से, चूंकि चंद्रमा से क्या संबंध है, क्योंकि एकादशी कृष्ण को संबंधित, भगवान कृष्ण को समर्पित है, और भगवान कृष्ण चंद्रावतार हैं, 16 कलाओं के अवतार हैं, तो इसलिए चंद्रमा की सर्वोत्तम रेमेडी है। आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बना हुआ है, चंद्रमा नीच का है, पाप पीड़ित है, कुछ भी हो, एकादशी व्रत करिए, चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। अगली एकादशी निर्जला एकादशी है, जो 18 जून को पड़ रही है। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बड़ा महत्व है। कारण क्या है कि एक बार भीम ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु मुझे मेरे पेट में भूख हमेशा लगी रहती है। भगवान ने कहा, आपके पेट में ब्रिक नामक अग्नि लगे निरंतर प्रदीप्त रहती है, इसलिए आपका पेट भरता नहीं है, आप हमेशा खाने की इच्छा बनी रहती है। इसीलिए उनका एक नाम ब्रिकोदर है, इनके उदर में ब्रिक नामक अग्नि प्रदीप्त हो, जल रही हो। तो भीम ने कहा, तो प्रभु मैं एकादशी व्रत का लाभ कैसे लूं, क्योंकि मैं तो रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यदि आप करते हैं निर्जल रह करके, बिना जल के, तो एक एकादशी ही आपको पूरे वर्ष के एकादशियों का लाभ प्रदान कर देगी। तो इसलिए निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व है, 18 जून को है। ये रहा एकादशी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, आपके इस वीडियो पर इतना समय खर्च करना आपका और मेरा इतना बोलना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और बड़े प्रेम के साथ कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। आप वहां जय सिया राम लिखेंगे, जो जहां से भी है देश विदेश में जय रह करके जय सिया राम, आप वहां कमेंट करेंगे, और यहाँ अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में आपका प्रणाम पहुंच जाएगा, जय सिया राम पहुंच जाएगा। हम उसका उत्तर भी अवश्य देंगे। तो जय सिया राम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल
तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नए वीडियो को लेकर के पुनः हाजिर होते हैं नए विषय को लेकर के। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।